क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। आज मुझे बड़ी खुशी है कि औरिया मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब मशहूर मारूफ कालम नवीस हैं, दानिश्वर हैं और साबिक सिविल सर्वेंट हैं। ये 1956 में 1956 में लाइलपुर में पैदा हुए, जिसका आजकल नाम फैसलाबाद है। तो वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा औरिया साहब, मैं शुरू करना चाह रहा था, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा कि 12 साल की उम्र में आपके वालिद साहब फौत हो गए। तो क्या बचपन आपका सख्त गुजरा कि वालिद साहब ने, आपने कहा कि इनहेरिटेंस में एक पैसा भी नहीं छोड़ा था? नहीं, मेरे ख्याल है शायद ऐसा नहीं है। मेरे वालिद साहब तो 1999 में फौत हुए हैं और 12 साल की उम्र में रिटायर हुए थे। मैं हार्डली 12 साल की उम्र में था जब 1968 में, क्योंकि मैं 1956 में पैदा हुआ, तो 12 साल में एज में मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए थे। और चूंकि उनकी ये दूसरी शादी थी तो हम लोग 8 बहन भाई थे कि मैं आए थे, तो आप कितनी कसमपुरसी का आलम होगा, तो हमने बहुत हार्डशिप। आपने और ये सब ये भी कहा कि आप एक वक्त में एथियस्ट भी रहे और फिर कम्युनिस्ट भी रहे। तो जी, वो फैशन था। और मैं देखें, मैंने कुछ 12.5-13 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था, क्योंकि हुआ ये था कि मैं पहली क्लास में जब दाखिल हुआ तो मेरे वालिद चीफ अकाउंटेंट थे म्युनिसिपल कमेटी के। उससे सारे स्कूल म्युनिसिपल कमेटी के ही होते थे। तो उनका हमारे टीचर हमारे घर आते थे, तो कहते ये बच्चा जो है ना, ये पहली वाली के सब कुछ चाहता है, इसको दूसरे में ले जाओ। मैं दूसरे में चला गया। फिर वो एक महीने बाद वो टीचर बशीर साहब थे, वो आए, उन्होंने कहा तीसरी में ले जाओ। फिर एक और चीज, हमारे शरीफ साहब टीचर होते, तीसरी को उन्होंने कहा चौथी में ले जाओ। तो चौथी में मैंने 8-9 महीने लगा के चौथी क्लास की। मैट्रिक का दाखिला जाने लगा तो मेरा दाखिला नहीं जाता था, क्योंकि 13 साल पूरे होने चाहिए थे। तो अचानक अयूब खान का, आपको याद होगा, 68 में मूवमेंट चल पड़ी, स्कूल बंद हो गए, तो मेरी उम्र पूरी हो गई। तो उसके दौरान में 6-7 महीने स्कूल बंद रहे। उन बंद रहे स्कूलों में मैंने 2-3 किताबें ऐसी थी जो मुझे मिल गई, जो मैंने पढ़ी। उनसे एक मेरा एथिज्म की तरफ, जिनमें एक किताब थी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अक्सर मैं बताता नहीं, आज बता देता हूँ। एक थी उनकी जो न्यालनामा न्यास फतेहपुरी की मनो यज़दा, और एक उनकी एक और किताब थी उनके उसकी किताब थी इंसान बड़ा कैसे बना, जो सारी की सारी उसके बताया गया हुआ है अपना ह्यूमन जो डेवलपमेंट डार्विनियन थ्योरीज की बेस पे। इस तरह मुझे फिर दास कैपिटल के एक हमारे उस्ताद होते थे वहां पर, अकबर अली एम ए, वो दास कैपिटल जो सबकन पढ़ाया करते थे। और साथ साथ उसके साथ वो भी थे कि वो भी अपना तलखीस करके भी दिया करते थे। फिर दास कैपिटल, फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अच्छा, होता यह था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुनियादी तौर पर एथिज्म की तरफ नहीं लेके जाता था, लेकिन एक रिवाज बन गया हुआ था कि जब तक आप मजहब को नहीं छोड़ते, आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर सकते। वो कहते मजहब कफ्यून है। तो एक मजहब के साथ डिसोसिएशन पैदा होती थी कि आपके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। तो हम उस रुकावट के वजह से हम मजहब को वो करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आर्गुमेंट भी हम देना शुरू हो गए, अल्लाह के वजूद पे है कि नहीं है। तो मेरा वो दौर जो था तकरीबन 2-2.25 साल का जो है, वो एथिज्म का है, और बड़ा इल्मी बुनियाद पे, गैर इल्मी बुनियाद पे नहीं। अच्छा सर, अगर उस वक्त पाकिस्तान एक प्रॉपर इस्लामिक स्टेट होता तो आपके तो फिर बहुत सख्त सजा मिलती, सजाए मौत मिल सकती थी। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो नजरियाती रियासत होती है ना, बड़ी कमाल की चीज होती है। अगर आप कम्युनिस्ट स्टेट में पैदा होते और आप होते यूक्रेन के अंदर और आप एंटी कम्युनिस्ट होते, तो यूक्रेन के उस शहर के अंदर से निकाल के आपको 50,000 बंदों को कहते कि ही इज नॉन कम्युनिस्ट, इसको कत्ल कर दो क्योंकि ये आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता। आप वहां होते, आप वहां पर चर्च ऑफ ऑर्थोडॉक्स से तलक रखते, आप चर्च खोलते, आपको उड़ा के, क्योंकि कम्युनिस्ट स्टेट। असल में इस्लाम के बारे में जो मुर्तद का नजरिया है, ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का है। इसमें 2-3 फकी जो है वो कहते हैं कि नहीं, और सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं कि इसको आप 2 ऑप्शंस दो। नंबर 1 तो यह है कि इस्लाम कबूल कर ले, नंबर 2 यह है कि इलाका छोड़ दे, जो इलाका जो है मुल्क जो छोड़ दे, कि ही डज नॉट क्वालिफाई टू बी द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेमोक्रेसी को कुछ मुल्कों में नहीं मानते, यू डज नॉट क्वालिफाई टू बी इवन ट्रेवल टू दैट स्टेट। जैसे मैं अमेरिका में बैन हूं जाने के लिए, जैसे मैं यूरोप में बैन हूं जाने के लिए। क्यों बैन हूं? तो मैं उनके आइडियोलॉजिकल ऑपोनेंट हूं। मैं ऐसी बात करता हूं जो उनको पसंद नहीं है, और उधर 3 साल से बैन हूं। तो एक हर मुल्क का एक पर्सोना नॉन ग्रेटा जरूर होता है
इसी तरह इस्लामी रियासत का एक पर्सोना नॉन ग्रेटा होता है कि वो शख्स जो उनको कबूल करता है, जो उनके आइडियोलॉजी पे बेस करता है, वो अगर छोड़ के चला जाए तो हमारा पर्सोना नॉन ग्रेटा है। और ये हर मुल्क को, हर रियासत को अपना पर्सोना नॉन ग्रेटा रखने का एक पूरा का पूरा हक हासिल है। अच्छा सर, आपने लव मैरिज की, अब माशाल्लाह आपका एक बेटा और 2 बेटियां हैं, तो बच्चों ने क्या तालीम हासिल की, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? देखें, मेरा एक जो पहला बेटा है उसने एक तो जैसे दुनियावी तालीम नॉर्मल होती है, लम्स ने उसने मास्टर्स किया, अपने MBA किया, उससे पहले उसकी एजुकेशन थी इसकी फास्ट की, BCS किया, और उसने एक कॉर्पोरेट उसमें कर रहा है पाकिस्तान टोबैको कंपनी के अंदर। मेरी जो दूसरी बेटी है उसने उससे किया अपना टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर किया मास्टर्स, और फिर उसके बाद उसने इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर किया। और जो मेरे बच्चे ने चाहा, जो उसका रुझान था, वो चाहता था, मैंने उसको आजादी दी, बच्चे कि मैं एक बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का आदमी हूं, मैंने कहा कि आप इल्म हासिल करो, और उन्होंने इल्म हासिल किया। फिर उनकी शादी हुई, एक बेटी की, वो अम्बरा चले गए, उनके खावन जो थे वो अबुल खार कश्फी साहब के नवासे हैं, और वो वहां पर जाके उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, उसमें उनको PhD है, वो वहां चले गए, वेल सेटल, ठीक है। अगरचे कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं कि कोई बंदा जो है एक दारुल कुफर के अंदर रहे। मेरी दूसरी बेटी जो है उसने कभी, हालांकि मैं नहीं पढ़ा, अफोर्ड नहीं कर सकता था उसको पढ़ाना, लेकिन वो मैट्रिक से लेके अब तक अपने स्कॉलरशिप पे चलती आई है। बीगन हाउस में उसने मैट्रिक स्कॉलरशिप पे किया, फिर बीगन हाउस से उसने BA स्कॉलरशिप पे किया, फिर शी गॉट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां से उसने MA किया साइकोलॉजी के अंदर। और उसका मियाँ जहां होते थे, उनकी दाखिला हुआ शिकागो यूनिवर्सिटी में, वो चले गए, दे ऑप्टेड फॉर दैट, उनकी मर्जी है। हर ह्यूमन बीइंग को मुकम्मल तौर पे आजादी है अपना फेथ फॉलो करने के लिए, किसी शख्स को उनको अलावा, लेकिन वो फेथ फॉलो करते हैं रहने के लिए, इकोनॉमिक मीन्स का अपने इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी किसी पर पाबंदी लगाई और वो अपने तौर पे फॉलो कर रहे हैं। और अगर मेरे कोई नजरियात उनसे मुखालिफ हैं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे नजरियात की जद में मेरे औलाद आती है, और मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूँ और वैसे मजमूई बोलता हूँ। अच्छा सर, आप जो है नेशन स्टेट के बहुत खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान तो इस वक्त नेशन स्टेट है, आप ये कहते हैं कि मादरे वतन का रिश्ता इंतहाई बोदा और बदतरीन है, और ये लकीरें जो हैं ये मसनूई हैं। ताहरुल कादरी साहब ने जब ये कहा कि वतन से मोहब्बत इस्लाम का मकसूद है, तो आपने उनको इकबाल का शेर सुनाया कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो क्या आप वतन को एक बुत समझते हैं? देखिए, वतन को जिन लोगों ने बुत बनाया था ना, सबसे पहले उन्होंने तोड़ा है, और वो है यूरोपियन यूनियन। आप ट्रेवल करें फ्रांस से, और आपको पता नहीं चलता कि आप एक दिन एम्स्टर्डम में बैठे होते हैं और रात को वहां पर डांस कर रहे होते हैं। आप यहां से निकले, आप जर्मनी से ट्रेवल करते हुए जिधर मर्जी चले जाएं, आगे जाके समुद्र आ जाता है, वहां से आप डालेंगे अपनी गाड़ी जो है समुद्र के अंदर, और आगे चलते चलते आपको नॉर्वे स्वीडन की तरफ पहुंच जाएंगे। तो जिन लोगों ने सबसे पहले 300 साल पढ़ाया कि वतन जो है रंग की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, क्रीड की बुनियाद पर बनता है, और ये जो जमीन है जो सबसे इंपॉर्टेंट तीन हवाला है, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले उस जमीन की लाइनों को तोड़ा। लेकिन कोई और अगर किसी नजरिए के बुनियाद पर उसको तोड़ना चाहता है तो उसको कहते हैं कि तुम लोग तो खिलाफत चाहते हो, तुम लोग तो कुछ और चाहते हो। तो ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो अपना हिंदुत्व के जो सावरकर की किताबें हैं, वो कहता है वी डोंट बिलीव इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनहुड। नहीं मानते, वो कहते हैं हिंदुत्व जो पता है कहां तक खाना 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 खुदा, वो कहते हैं जो अपना ये भी हमारी निशानी है, खाना काबा कहते हैं जो पत्थर पड़ा हो। तो एक तो बात है कि अपनी ये जो सारी तकसीम है ना, ये इंसान को तकसीम करने के लिए बनाई गई है। बड़े बड़े मुल्क होते थे, बड़े बड़े, यहां से हिंदी ताजर उठता था, वहां जाके अपनी दुकान खोलता था, वहां से यहां आता था, यहां करता था। और एक बात बताऊं आपको, कितनी भी बाउंड्रीज लगा ले, ये जो मातरे वतन का रिश्ता है ना, ये मैं नहीं कहता हूं, तारीख कहती है, ये सबसे कमजोर रिश्ता है। जिस दिन ये मां ने घास उगाना बंद की जानवरों के लिए, जिस दिन इस मां ने घास पानी देना बंद किया इंसानों के लिए, इंसान इस मां के साथ नहीं रहा। सबसे पहले उसने मां को छोड़ा। हमारे जिम्मेदार गांव के कहते हैं कि मां होती है धरती।
سب سے پہلے مشکل وقت آتا ہے سب سے پہلے اس ماں کو بیچتے ہیں, باقی جنہیں بعد میں بیچتے ہیں, زیور تک اپنے پاس رکھتے ہیں کہ چلو کہیں جا کے کام آئے گا جب یہاں سے ہجرت کر جائیں گے, لیکن اس ماں کو بیچو پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کا خون بہانے کے لیے, ہم نے لڑائی کرنے کے لیے اس کو مادر وطن بنایا ہوا. تو سر آپ پھر کیا, آپ نے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا کہ آپ پریکٹیکل آدمی ہیں اور خواب نہیں دیکھتے. تو سر اگر نیشن سٹیٹ کو آپ نہیں مانتے اور یہ لکیریں مصنوعی ہیں اور ملا عمر کو آپ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ طالبان کی حکومت جو تھی اس سے بہتر حکومت کوئی افغانستان کو نہیں ملی, تو انہوں نے سر ڈیورنٹ لائن کو کیوں سب یہ رکھا, کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ مصنوعی لکیر ہے, یہ انگریز نے ہم پہ مسلط کی تھی, ہم نہیں مانتے. یا پاکستان کی جو سرحد ایران کے ساتھ ہے, ایران اور پاکستان کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آج سے ہم اس سرحد کو ختم کر رہے ہیں. سعودی عرب اور یمن کیوں نہیں سرحد ختم کر دیتے, یو اے ای اور سعودی عرب اور اس کے ساتھ ہی عمان ہے, وہ کیوں نہیں سرحدیں ختم کر دیتے. دیکھیں باؤنڈری لائنز کو توڑنا یا ان ساری چیزوں کو توڑنا اسلام کا بنیادی مقصود نہیں ہے. اسلام بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں آپ پہلے کام کریں اور جس طرح کی گیون سرکمسٹانسز ہیں اس پہ کام کریں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باؤنڈری لائن کو توڑنے چلتے تو پہلے مدینہ کی ریاست ہی نہ بنتی. اس مدینہ کی ریاست کی ایک باؤنڈریز بنائی گئی سب سے پہلے. اس وقت سسٹم یہ تھا کہ ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ امپائر ہوتی تھی, اور امپائر کا جو نقشہ تھا بڑا فلوئڈ قسم کا ہوتا تھا, بڑا ڈھیلا ڈالا ہوتا تھا. یہ شہر جو ہے یہ نیشا پور قبضے میں آ گیا تو یہ اس کا ہے, اور یہ جو دوسرا شہر قبضے میں آ گیا یہ اس کا ہے. یہ پیرافری ولیجز ہوتے ہیں جس کو آپ باؤنڈری میں شامل کرتے ہیں اور لائنیں, یہ ان کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک چلا کرتے تھے. کبھی نوشیروان کا آپ پورا قصہ پڑھے نا, جب وہ پاس کے اندر حکمران ہوا ہے تو اس کی ایک علاقے میں حکمرانی تھی, پھر آہستہ آہستہ ساتھ والوں نے ملتے جلتے گئے. اور شوق کی جو ایکسٹینشن پروگرام ہے وہ آپ پڑھیں, وہ بھی آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ تو اس وقت انہوں نے اس بات کو, اسلام کا بنیادی مقصد اور مطمع نظر جو ہے وہ ایک اوور آل سٹیٹ بھی نہیں ہے جس طرح کی سٹیٹ آپ نے میں نے تصور لی ہوئی ہے. حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی کے زمانے میں جو ریاست تھی اٹ واز اے کنگلومریشن آف سٹی سٹیٹس, چھوٹی چھوٹی. اسی لیے آپ کو کوئی سیکریٹریٹ نظر نہیں آئے گا, نہ عمر کا نظر آئے گا نہ حضرت علی کا نظر آئے گا. کیوں نظر آئے گا؟ کیونکہ آئیڈیل ڈیولوشن پروسیس تھا. بصرہ کا حاکم, کوفہ کا حاکم, مصر کا حاکم اکاؤنٹیبل ٹو اللہ, اور ساتھ ایک کافی قاضی بیٹھا ہوتا تھا, تم فیصلہ کر کے دکھاؤ میرے خلاف. یونان کا بنیادی تصور سٹی سٹیٹ کا تھا, کوئی ایک کنفیڈریشن نہیں تھی. انسانوں کو آزاد رہنے دو, ایک چھوٹا سا شہر بھی ایک ملک ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ نیشن سٹیٹ بنا کے ہم اس کے ساتھ ایک پہلے 5 لاکھ کی فوج بھی رکھیں اور 6000 اپنا جہاز بھی رکھیں. اور نیشن سٹیٹ کا تصور ہی ہے تک اسلحہ بیچنا ہے. لگزمبرگ بھی نیوی رکھے گا, لگزمبرگ بھی ایئر فورس رکھے گا, لگزمبرگ بھی فوج رکھے گا, لگزمبرگ بھی ساتھ سلامیاں بھی دے گا, اور اس کا سلوٹ بھی چلیں گے, اور ایئر فورس بھی اس کی ہوگی, پائلٹ بھی ہوگا. پر یہ تو بیسیکلی اس تصور یہ تھا کہ انسان کا چڑیا گھر بنایا گیا. چھوٹے چھوٹے سٹیٹس ہیں. اسلام کا مطلب نظر بھی یہ ہے, کوئی ایک بڑی امپائر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ایک مرکزیت خلیفہ کی ہوتی ہے, وہ کہیں رکھ دیجیے. اچھا سر, آپ نے ایک دفعہ یہ لکھا کہ بر صغیر تقسیم ہوا تو مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ تھی, جو آج 20 کروڑ ہے. آج اللہ اس سرزمین سے 20 کروڑ انسانوں کو رزق دیتا ہے. بھارت میں رہ جانے والے 1.5 کروڑ مسلمانوں کو اندازہ ہی نہ تھا کہ پاکستان ہجرت کرنے پر اللہ انہیں رزق دے گا. آج وہ اسی سنت کو چھوڑنے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کوئی ان کی حالت زار دیکھے, صوفی کانفرنس میں کوئی ان کی محرومی اور ذلت کا اندازہ تو کرے. سر ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت 1.5 کروڑ نہیں تھے انڈیا میں مسلمان, وہ اس وقت 3.5 کروڑ تھے. اور کیا 3.5 کروڑ جو ہیں وہ یہاں آ جاتے تو کیا پاکستان کولیپس نہیں کر جاتا؟ اور سر دوسری بات, آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ مسلمان چونکہ انہوں نے سنت کو ترک کر دیا تو وہ اب دوزخ میں جائیں گے. تو سر بات یہ ہے کہ کتنے بہاری ہیں جو آج تک جن کو پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں دی, کتنے بہاری ہیں جو بنگلہ دیش سے یہاں آنا چاہتے ہیں. تو وہ 3.25 کروڑ اس وقت جو تھے, آج اگر وہ 25 کروڑ بن گئے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم تو چند لاکھ لوگوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نواز شریف کا, ضیاء الحق کا, ذوالفقار علی بھٹو کا یا اس کے ساتھ پاکستان کی نیشنلسٹ پالیٹکس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ ہماری نیشنلسٹ قسم کی تعصب ہے کہ ہم 40 لاکھ افغانوں کو تو لے لیتے ہیں. ہمارے ملک میں 20 لاکھ بنگالی تو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کراچی میں, 20 لاکھ بنگالی بیٹھا ہوا ہے.
हमारे मुल्क के अंदर रोहिंग्या तो बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर 2-2.5 लाख बिहारी नहीं आ सकते। ये हमारी अपनी गलाजत है और हमारी गैर इंसानियत है बुनियादी तौर पर, और हमारा एक तासुब है और कुछ नहीं, मुझे कोई नहीं, इसलिए कि वो सिंबल है इस्लाम के और वो सिंबल है पाकिस्तान के, वो किसी और के नहीं, लेकिन उनको एक सिंबल बना के छोड़ दिया। मेरा बुनियादी तौर पर थीसिस कुरान पाक के बारे में है कि आप जो है हिजरत को, अब मुझे ये बताइए, इस वक्त 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से चले हुए। बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के अंदर ये सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है। ये होते हैं पुश फैक्टर्स, और पुश फैक्टर किसी को नहीं रोक सकते। 1 करोड़ 15 लाख बंगाली जो हैं इंडिया के अंदर हैं, 3,000 रुपए की नौकरी करने जाते हैं, केरला जैसे शहर में हैं, क्यों है वहां पर? पुश फैक्टर है, इकोनॉमिक पुश फैक्टर। और मैं प्योरली इकोनॉमिक रीजन से बात की थी। और आप अंदाजा करें कि आज पाकिस्तान में जो 22 करोड़ आ, उससे जो 3 करोड़ करता है उसको 3.25 करोड़ है सेंसस के मुताबिक, मैं देखूं तो उसमें भी आधे जो है वो हैं जो कि जिनका रास्ता था वो बहुत नजदीक था बांग्लादेश के साथ। ये मैं इस तरफ की बात कर रहा हूं जो यूपी सीपी और ये इलाके के अंदर थे, मेजॉरिटी आ गई थी। सिर्फ वहां से पीजेंट और वो लोग जो राजस्थान के लोग थे वो नहीं आ गए, नहीं आए। क्या उनके ना आने से उनकी हालत ज़ाहिर इंप्रूव हो गई? मैं 8 शहरों में घूमा, 40% औरंगाबाद, 38% बनारस, 40% बॉम्बे। आप मुझे बताइए 40% अगर लाहौर के अंदर हिंदू होते कितने विजिबल होते? क्या बॉम्बे में विजिबल है? नहीं है। क्या औरंगाबाद में विजिबल है? नहीं है। क्या उनकी हालत हजार जिस किस्म की आप देखें कि उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ और उसके अंदर शीशा बंद कर दो, जहां से बदबू आना शुरू हो जाए समझो मुसलमानों का इलाका नहीं, अपने घेटों से बाहर नहीं निकलते। अहमदाबाद के अंदर जो शोहापुर है उसका 7.5 लाख का दुनिया का बिगेस्ट हीटो है। ये रियलिटीज हैं, ये रियलिटी उस बेचारे के पास रास्ता नहीं है। वरना पुश फैक्टर, वरना जिसका बाकी पुश फैक्टर के तहत इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो भी चले जाते। ये इकोनॉमिक पुश फैक्टर था जिसकी बुनियाद रिलीजियस तासुब थी, तासुब बुनियाद थी, पुश फैक्टर इकोनॉमिक बना, ये चीज हुई। अच्छा सर, जिन्ना साहब ने मार्च 41 में कानपुर में ये कहा था कि 6 करोड़ मुसलमानों को जो मेजॉरिटी एरियाज में रहते हैं पंजाब और बंगाल और सिंध वगैरह में, मैं उनको लिबरेट करवाने के लिए, उनको बचाने के लिए 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं। ये भी उनका बयान मौजूद है। और सर उन्होंने क्या कोई बाद में भी कोशिश की कि ये मुसलमान सारे 2 कौमी नजरिए की लॉजिक तो यही होती कि कोई मुसलमान इंडिया में ना रहता और कोई नॉन मुस्लिम हिंदू जो है वो पाकिस्तान के एरिया में ना रहता। उसके बाद सर उन्होंने मई 47 में माउंटबेटन को कहा कि पंजाब को मत तकसीम करें, बंगाल को मत तकसीम करें, क्योंकि एक पंजाबी पहले होता है, वो हिंदू और मुसलमान बाद में होता है। एक बंगाली पहले बंगाली है और उसके बाद वो हिंदू है या मुसलमान है। अब विकिपीडिया पे जो 2 नेशन थ्योरी पे आर्टिकल है उसमें इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, रेफरेंस भी मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो है कि कायद आज़म के, मुझे आप बड़ी हैरानी हो रही है सुन के कायद आज़म के आपके मुंह से कि पंजाबी पहले पंजाबी है और हिंदू पहले हिंदू है। कायद आज़म की कम से कम हंड्रेड स्पीचेस जो हैं वो इस बात की बिल्कुल नफी करती हैं। तो एक विकिपीडिया की बुनियाद पे मैं किसी तौर पे कह सकता, मैं मिसालों की मिसाल है आपकी कायद आज़म। और अगर यही बात थी तो क्या जरूरत थी पाकिस्तान का अलग मुल्क बनाने की? पंजाब बजाते खुद इतना बड़ा सेल्फ सफिशिएंट एक कंट्री बन जाता जिसके हिसाब ही नहीं। आपको मैं बताऊं, इनहेरेंटली मुसलमान और हिंदू 2 कौमी नजरिया ऐसा है कि 1971 के अंदर आप पाकिस्तान को तोड़ देते हो, आप वहां पर बांग्लादेश बना देते हो, आप एक नजरिए पर चलते हो कि बंगाली एक कौम है, आप एक नजरिए पर चलते हो कि बांग्ला भाषा जो हमारी चलती है, हमारी मेगा एक चलती है, हमारा कोई बंगाल एक चीज है आपके। लेकिन आप कहते हो खबरदार, कलकत्ता की तरफ मुंह किया तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, तुम मुसलमान बंगाली हो। क्या दुनिया के अंदर इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि एक जुबान बोलने वाले, एक कल्चर वाले, एक तहजीब वाले लोग, एक को आप बांग्लादेशी कहें और दूसरे को बंगाली कहें? क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। ये इनहेरेंट सच्चाई है, इसको कायदा तो बदल सकता है ना कोई और बदल सकता है। इसने बताया कि एक और मुल्क 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर तख्लीक करो जिसका नाम बांग्लादेश है। आप उसको माने या ना माने कोई और फर्क नहीं है। एक और मुल्क 1971 में 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे, अगर 2 कौमी नजरिया छूट होता तो आज कलकत्ता जो हेडक्वार्टर होता, आज हसीना वाजिद वहां पर ना होती।
अच्छा सर, ये जो आपने आर्गुमेंट दिया बांग्लादेश का, ये मैंने सुना है पहले भी। सर बात ये है कि जब बांग्लादेश नामंजूर तहरीक चली थी, उसका सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये होता था कि बांग्लादेश को तस्लीम न किया जाए, क्योंकि इसको अगर हमने तस्लीम कर लिया तो दो कौमी नजरिए की निगेशन हो जाएगी। लेकिन बाद में एक और इसको आर्गुमेंट बना लिया गया। सर अगर दो एक जबान बोलने वाले दो मुल्कों में नहीं रह सकते तो सर 22 अरब मुल्क क्यों हैं? उनका तो कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, मजहब भी एक है, तो वाई देयर आर 22 अरब कंट्रीज? पहली बात तो यह है कि 22 अरब कंट्रीज की बात है, ये सारे अरब नहीं थे। इस्लाम का एजाज ये है कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दीन लेके पहुंचे, उनके सहाबा खासतौर पर ट्रेन, वहां की मादरी जुबान भी बदल गई। इराक में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मिस्र में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, शाम में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, उर्दू में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, स्वीडन, सूडान, बाकी अल्जीरिया, लीबिया, कहीं भी अरबी नहीं बोली जाती। पार्ट ऑफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। ये अरबों को मैंने लगा किया है, ये अरबों को ब्रिटिश मैंडेट और फ्रेंच मैंडेट ने लगा किया है। ये कॉलोनियल पावर्स ने, जिस तरह कॉलोनियल पावर्स ने इंडिया को यूनाइट किया है, इंडिया हैज नेवर बीन ए यूनाइटेड कंट्री। ये 560 मुल्कों का, स्टेट्स का एक मजमुआ था। उन्होंने रूल नहीं किया कॉलोनियल्स ने, उन्होंने यूनाइट किया इंडिया को। इसी तरह अपने मकसद के लिए उन्होंने मुसलमान मुल्कों को अलग किया है। जिसके पास जितना ज्यादा तेल था उतना छोटा मुल्क बनाया गया। ये बहरीन है, ये कुवैत है, ये उम्मुल कवीन है, ये शारजा है, ये यमन है, ये क्या चीजें हैं? इसलिए कि आपका मफादा था, उनको पता था कि इतनी बड़ी खिलाफत उस्मानिया के पास अगर तेल की दौलत आ गई तो कल को होगा क्या। तो ये सूरत हाल है। सर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ तो अरबों ने भी बगावत की थी सर। पहली सऊदी स्टेट जो थी वो 1744 में बनी, जिसका जो खलीफा था या हुक्मरान था उसको मार मार के उनका बुरकस निकाल दिया। उस खलीफा को एक पिंजरे में बंद करके इस्तांबुल ले जाया गया और उसका सर कलम करके समंदर में फेंक दिया गया। और सर अगर ये छोटी छोटी रियासतें हैं, अगर ये खुश नहीं है तो ये एक रियासत, बड़ी रियासत बना ले। यूएई जो था वो पहले 6-7 रियासतें थी, अब वो एक रियासत बन गई 1971 में। इस पे तो किसी की पाबंदी नहीं है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मुल्क बनना चाहें, ईरान और पाकिस्तान एक मुल्क बनना चाहें, वो बन जाएं। यूएई और सऊदी अरब एक मुल्क बनना चाहें, बन जाएं। किसने रोका है? मैंने कब कहा है कि नहीं रोका? मसला आता है कि आपकी इंटरनेशनल मफादात, आपके पर्सनल मसाइल, आपके छोटे, आपने जिस बंदे की मिसाल आप उसने, आप देखें ये एनदर हिस्ट्री में शायद आप जानते हो या मैं जानता हूं, 4-5 और लोग जानते हो कि बगावत हुई थी। ये बगावतें कहां नहीं हुई और दुनिया के किस मुल्क में नहीं हुई? लॉरेंस ऑफ अरेबिया जब वक्त पहुंचा था उसकी तारीख तो पढ़े, किस तरह उसने खलीफा मक्का को आके खिलाफत का नारा लगाया और उस्मानियों ने कहा हिजाज तुम्हारा, अरब तुम्हारा, तुम्हारा मक्का, तुम्हारा मदीना, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह के रेलक से तो हम जाके टर्की में चले जाते हैं। मैं खिलाफत उस्मानिया की कतई हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर बहसियत यूनिटी का आलम यह था कि अब्बासी खलीफा वहां बैठा होता था और जहां पर अल्तमश कहता था कि अपना बंदा वहां भेजो और मुझे सर्टिफाई करो, एक यूनिटी कायम थी। यही जवाब जो था वो उसने कर्जन ने दिया था। जिस वक्त जहां तक खिलाफत मूवमेंट की सूरत हाल चली थी तो उसने यही कहा था, उसने कहा था एक यूनिटी जो है खिलाफत की, बेशक वो कितनी बीमार क्यों ना हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अतातुर्क के जमाने में खिलाफत उस्मानिया मान ली गई थी। 4 साल बाद उसको उतारा गया खलीफा को। क्यों उतार मान ली गई थी? कि ठीक है हम एक सेरेमोनियल रखेंगे जैसे इंग्लैंड का किंग होता है। इसलिए जब पाकिस्तान इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चली थी, उन्होंने कहा था अगर एक दफा जहाद का ऐलान हो गया तो पूरी उम्मत में लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। ये रीजंस बिल्कुल इकोनॉमिक हैं, ये रीजन बिल्कुल सडन है, इलाकाई हैं, और ये दुनिया में हर जगह रहती हैं। रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं, उसके बाद रही, कुरैश में रही, दुनिया में हर जगह चलती रहती है। देखना होता है कि ओवरऑल क्या खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई, 1924 तक चलती रही और इस तरह चलती रही कि इस्लाम के तमाम प्रिंसिपल, केन्स कहता है द आइडियल जो इंडिपेंडेंट जो था अपना बाजार जिसको हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टेट पाबंदी नहीं थी, दैट वाज द सूक ऑफ खिलाफत उस्मानिया इन कॉन्स्टेंटिनोपल। तो वो चलती रही, उसको देखना था ओवरऑल क्या उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा सर, आपने पहले एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमने बिहारियों को क्यों नेशनैलिटी नहीं दी, सिटीजनशिप नहीं दी, कि आप जिम्मेदार नहीं हैं जो नेशनलिस्ट पॉलिसीज पाकिस्तान ने फॉलो की भुट्टो के तहत या बाकी हुक्मरानों के तहत। सर बानी पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए क्या किया? मसलन आप ही का एक इक़्तिबास पेश करता हूं
आपने लिखा कि तहरीक पाकिस्तान के मकासद को पसे पुश डालकर एक सेकुलर, लिबरल और जमहूरी पाकिस्तान का शुरू दिन ही से आगाज हो गया था। ऐसा ही कुछ इसराइल में भी हुआ, लेकिन इसराइल की पार्लियामेंट ने यह ऐलान किया कि हमारा आइन तौरात है। जहां तक सर मेरी मालूमात है, इसराइल की पार्लियामेंट ने तो ये कभी ऐलान नहीं किया कि तौरात उनका आइन है, और वहां पे जो सेकुलर और जूइश जो सेकुलर जूस थे और जो रिलीजियस जूस थे, उनके इख्तलाफात इतने गहरे थे कि वो आइन बना ही नहीं सके। तो सर यहाँ पे अगर पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना मकसूद था, तो एक तो 11 अगस्त की जो तकरीर है उसको देखिए कि उसमें उन्होंने क्या कहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। और उन्होंने कहा कि आप सबके हुकूक बराबर हैं, आप सब पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक रखते हैं। ही डिड नॉट से कि हिंदू नेशन या मुस्लिम नेशन। और आपने सर ये भी कहा एक दफा कि ये जो तकरीर है ये कभी की ही नहीं गई, ये फॉर्जरी है। तो डू यू स्टिल स्टैंड बाय दैट क्लेम? पहली बात तो ये है कि ये जो पूरे का पूरा जो ज़ायनिज़्म मूवमेंट है उसकी बुनियाद पर जो इजराइल बना है, इसके ऊपर हम बकायदा एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि क्या उनके मकासद थे और कैसे वहां आए थे। डेविड बेन गुरियन की स्पीच जो है उनके एनल्स में मिल जाती है किसी तौर पर भी। और दूसरी बात यह है कि एक बात तो तय है कि उन्होंने आइन नहीं बनाया। और आइन क्यों नहीं बनाया? आइन को एक ब्रॉड पे रखा जा सकता था, बड़ी आसानी से रखा जा सकता था, जैसे हमने बड़ा रखा हुआ है कि ठीक है जी, जो कानून जो है इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा, जैसे और आइन की एक सुप्रीमेसी जो है वो हमने तय करके हमने बता दिया कि जाहिर बात है आइन सुप्रीम है, कुरान बेशक सुप्रीम हो या ना हो, ये हमने पूरा बना दिया। वो उनके इसराइल के ऊपर कभी आप अलग करेंगे, मैं उनकी पूरी तारीख बता दूंगा। 1909 में अभी बालफोर डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, वो पहुंच गए थे। और किस मकसद के लिए वो आए, दुनिया में कत्तन ये वादे करने की जरूरत नहीं है कि एक आदमी पेरिस छोड़ के, लंदन छोड़ के, ब्रुकलिन छोड़ के, अपनी जायदादें छोड़ के एक ऐसी जगह पे आता है जहां पानी नहीं मिलता, कुछ नहीं करता, एक तस्वर के लिए आता है कि मैं लड़ने आ रहा हूं और मैंने आखिरी आर्मगेडॉन लड़नी है। पागल नहीं है कोई। मैं आपको कहता हूं, आप इस्लामाबाद छोड़ के ऐसी जगह जाएं जो बलूचिस्तान में जहां पानी नहीं मिलता, आप कहेंगे मेरा दिमाग खराब है। तो एक टोटल इजराइल की मूवमेंट सारी रिलीजियस ज़ील की मूवमेंट है, आखिरी उसको आप अलग कर ही नहीं सकते रिलीजन के साथ। 2000 साल के बाद तो 70 नस्लें गुजर चुकी हैं, बल्कि 80 नस्लें गुजर चुकी हैं, और एक बच्चा उठता है, वो कहता है कि मैं अपनी अरबों के डॉलर की जायदाद बेचता हूं और मैं जाकर वहां 1.5 मरले के घर में रहता हूं जहां कुछ नहीं मिलता, मैं वहां लड़ाई लड़ता हूं। ये पूरी की पूरी और आज भी चल रही हैं, आज भी हो रही हैं। तो उसको तो छोड़ दें, इसराइल जब लंबी डिस्कशन कर लेंगे। पाकिस्तान के बारे में आ जाते हैं। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को 3 चीजें कायदे आज़म को इनहेरेंट मिली थी: सेकुलर ब्यूरोक्रेसी, सेकुलर पाकिस्तान की आर्मी, जिनमें से कायदे आज़म के पास आखिरी दफा जनरल क्रेपिया गए थे और जनरल क्रेपिया ने कहा था कि आर्मी जो है इसको आप एक रखें वरना आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और कायदे आज़म ने इनकार कर दिया था कि अगर ये आर्मी तकसीम ना हुई तो मैं पाकिस्तान में हलफ नहीं उठाऊंगा। और नंबर 3, सेकुलर पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसको कान से पकड़ के जो है ना कि अभी इधर घुमाते थे कभी इधर घुमाते थे, वो तो पब्लिक फोर्स आ गई थी। अब अगर आप ये कहें कि कायदे आज़म के 2 इक़दाम ऐसे हैं, कायदे आज़म के जो लास्ट 1948 की तो लास्ट स्पीच उनकी उसकी स्टेट बैंक की, वो निकालने। देखिए उसके बाद उनका जो उन्होंने एक ही कायदे आज़म डिपार्टमेंट बनाया, दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, जो कि अल्लामा असद वाला था। उसको देखने ममडोद की जो उनकी आपस की गुफ्तगू है, मैं तो सेक्रेटरी आर्काइव लाऊं, मैंने वो गुफ्तगू सारी की सारी ममडोद की उनकी पढ़ी है, उनकी खुतब किताब जो बनाने के लिए। फिर जो रेडियो पाकिस्तान के अंदर था उसके तहत जो उनके अल्लामा असद की तकरीरें हैं, फिर मौलाना मौदूदी की जो तकरीरें हैं इस्लामी निज़ाम याद को, कायदे आज़म 99% जो था उसका हर चीज मिलता है। ये ऐसे आप 11 अगस्त की जो तकरीर है ना, इसके बारे में ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कायदे आज़म सुबह 9 बजे पैदा हुआ, 11 बजे आकर उसने तकरीर की और शाम को 4 बजे फौत हो गया। उसके बाद ना उसने पहले कुछ कहा ना कुछ कहा। तो 11 अगस्त की तकरीर की भी मेजर इंटरप्रिटेशन ये है कि एक नेशन स्टेट जो आप बना रहे हैं जो कि इस्लाम का उस तरह का मकसूद नहीं है, तो उसके अंदर हमारी हालात क्या होंगे? जाहिर बात है हमारे हालात हम नेशन स्टेट के हिसाब से इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे जवाब दें, हम उसी तरह उनको करेंगे, उनको आजादी देंगे। और इस्लाम में तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स जिम्मी के खिलाफ कुछ हरकत करेगा क़यामत के दिन मैं उसका मुद्दई हूंगा। ये कोई रियासत की जिम्मेदारी नहीं लेती किसी जिम्मी की, कोई रियासत। मैं यूरोप के 50 के करीब मुल्कों में गया हूं, मुझे पता है कि सेकंड रेट सिटीजन क्या होते हैं और कैसे वो जिंदगी गुजारते हैं। मेरे जैसा बंदा वहां जाता है और उसको 26 लफ्जों की लिस्ट दे दी जाती है कि अगर आप सर ये लफ्ज अपनी तकरीर में बोलेंगे तो कल को ये मैं उठा के ले जाएंगे। बोलने की इजाजत नहीं,
تو آپ بات کی بات کرتے ہیں ذمہ کا اسٹیٹس جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑا ہے اگر آپ عمل کریں اس کے اوپر. اچھا سر یہ بتائیے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ وجود میں آیا تو سر پھر ہمارے فرسٹ لا منسٹر جو تھے وہ ایک ہندو کو کیوں بنایا گیا جوگندر ناتھ منڈل کو؟ مولانا شبیر احمد عثمانی کو کیوں بنایا گیا؟ ایک احمدی کو وزیر خارجہ جیسا کلیدی عہدہ کیوں دیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک ایک امت میں ایک احمدی کے بارے میں ایک ڈیسیژن اس طرح کا نہیں ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں. ایک علماء کی ایک اکثریت ان کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی. لیکن 1974 میں جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں اور یہ تو اب آپ نہیں بنا سکتے, ظاہر بات ہے. اب آپ کوشش بھی کریں تو نہیں بنا سکتے, بڑے لوگوں کی خواہشیں ہیں تب بھی نہیں بنا سکتے. تو ایک تو یہ طے ہو گیا. جہاں تک جوگندر ناتھ منڈل کا تعلق ہے, بیسیکلی قانون بنانا جو ہے وہ وزیر قانون کا کام نہیں ہوتا, اسمبلی کا کام ہوتا ہے. آپ کو ایک اچھا ڈرافٹ مین چاہیے ہوتا ہے. میں کہوں جی نہیں, بے شک جاہل ملے مسلمان ملے لے آؤ اس کو نا. جوگندر ناتھ منڈل واز این آئیڈیل ایڈوکیٹ, بہت زبردست آدمی تھے. قانون اکیلے جوگندر ناتھ منڈل نہیں بنانا تھا, قانون بنانے کے لیے پوری اسمبلی بیٹھی ہوئی تھی. اکیلے جوگندر ناتھ منڈل جو ہے وہ 400 ووٹوں کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا تھا. وہ نہ حسین شہید سروس سہروردی کی جگہ ووٹ دیتا تھا, نہ وہ لیاقت علی خان کی جگہ ووٹ دیتا تھا. تو یہ جو ایک تصور ہم نے بنا لیا ہوا نا, ہمارا ایک جو اینٹی ایک تصور ہے نا, ایک فکرہ ہم گھڑ دیتے ہیں اور پھر اس فکرے کو پورے دنیا کو پھیلاتا ہو. وہ جوگندر ناتھ منڈل کو بنا دیا, او کیا ہو گیا. میرے گھر میں اگر میں فار ایگزامپل میرا ایک ٹائپسٹ ہے اور وہ اگر عیسائی ہو جاتا ہے لیکن میری ساری کتابیں اچھی لکھتا ہے تو میں تو اس کو کہوں گا کہ بھائی میں انہیں مسلمان کو کیا کرنا ہے. میرا باپ جو ہے وہ اگر ایک یہودی بات کرتا ہے تو میں تو اسی کو رکھوں گا, میں تو مالی اسی کو بناؤں گا, اس کو مالی کا کام آتا ہے. جوگندر ناتھ منڈل کو آئین کی ڈرافٹنگ کا کام آتا تھا, لا منسٹر. اچھا سر, بنوری ٹاؤن مدرسے کا ایک فتویٰ ہے کہ اسلامی ریاست میں ایک منشی بھی نہیں رکھا جا سکتا غیر مسلم. اور سر مجدد الفسانی کا مکتوب نمبر 163 ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کافروں کو ذلیل کرنا اسلام کی عزت اسی میں ہے اور ان کو جو ہے کتوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا اسی وجہ سے قرآن نے ان کو نجس اور ناپاک کہا ہے. تو کیا مجدد الفسانی انہوں نے غلط اسلام کو سمجھا, ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ناقص تھی کیا؟ دیکھیں میں مجدد الفسانی پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ بنوری ٹاؤن پہ. میرے نزدیک اسلام کی تمام تر چیز جو ہے اس کا سورس قرآن اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حدیث ہے. بنوری ٹاؤن نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں اور آپ بنوری ٹاؤن کو فون کریں اور جواب کر لیں. مجدد الثانی کا فتویٰ ہے, آپ مجدد الثانی صاحب کے جو فالورز ہیں ان کو پوچھ لیں, میں ان کا بالکل جواب دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو ریاست مدینہ کا جو میثاق بنایا تھا اس میثاق کے اندر یہ سب لوگ پارٹ آف اٹ تھے اور انہوں نے خاص طور پہ جس طرح ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ ان کو باقاعدہ انہوں نے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح کے ان کے تعلقات تھے. یعنی آپ اندازہ ہے سب سے بڑا سردار جو تھا یہودیوں کا حیی بن اخطب, اس کی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے کے لیے, اور وہ شخص جو کہ بعد میں لڑائی میں بھی سامنے آیا تھا. اسی طرح آپ نے یہ جو کتوں کی طرح ٹریٹ کرنا, اسلام میں قطعاً مجھے رسول اللہ کے حدیث میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا فتح مکہ کے وقت, یہ سارے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ ہند بھی سفیان بھی سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ جتنے لوگ جو تھے ولید بن عتبہ کے الاتے ہیں دوسرے سب مسجد نبوی بیٹھے ہوئے. اس کے بعد ہم نے اسلام قبول کیا, یہاں تک کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے, وہ چلے گئے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. یہ جو اکرمہ بن ابی جہل ہے یہ چلا گیا تھا اور کشتی اس کی ڈوبنے لگی تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو یہ اجازت ملی تھی اکرمہ بن ابی جہل کو نا وہاں پر جانے کے لیے. اچھا سر, آپ خادم رضوی صاحب کے بھی بہت فین ہیں. آپ نے لکھا تھا کہ وہ سیکولر لوگوں کے خلاف ننگی تلوار ہیں اور ایسی کوئی اور تلوار نہیں ہے. تو سر یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ تو اہل حدیث اور دیوبندی لوگوں کے خلاف بھی ننگی تلوار تھے؟ ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں, یہ تو سوروں کے سور ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ خاتم عزیز صاحب کا ذاتی اول تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ موبائل کی ویڈیو, مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی. میں نے کبھی ان سے ملاقاتیں کئی دفعہ ہوئی ہیں, مجھے اس طرح کی ان کی گفتگو نظر نہیں آئی. ہر آدمی کی ہر چیز کو نہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے نہ کرنا چاہیے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ
इस मामले के अंदर आपको ना पैगंबर समझते हैं, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को डिफेंड करता हूं। अगर मैं कोई नक्स है मेरी अपनी जात के अंदर, आप 10,000 कीड़े निकाल सकते हैं। मैं एक इंसान हूं, मैं गलत बात कर भी सकता हूं, मैं गलत बात कह भी सकता हूं, मेरी जिंदगी के अंदर गलत किरदार भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे पाक बात खादिम मिर्जा ने अगर कहा है उसके भी वो रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, वो खुद आप उससे पूछ सकते। अब तो वो चले गए, अल्लाह ताला उनका खुदाए माफ करे, वो खुद उसके। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर किसी शख्स के बारे में ये लफ्ज कहने के बारे में एक काफिरों की, मैं तकफीर का कायल नहीं हूं। मेरे नजदीक जो बंदा कलमा तैयबा पढ़ता है वो मेरे नजदीक मुकम्मल और उस पर मुकम्मल ईमान रखता है इस बात पे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मेरे नजदीक वो शख्स मुसलमान है, खा उसका कोई भी अकीदा हो, वो किसी किस्म की सूरत हाल हो, बेशक वो अपने दिल में बेशक एथीस्ट हो या जो मर्जी हो, उसके दिल की बात है। अच्छा सर, आप तालिबान के बहुत हमायती हैं, तो सर क्या तालिबान ने किस तरह ट्रीट किया था नॉन मुस्लिम्स को और इवन शियाज को? हजारा शिया का कत्लेआम क्या उन्होंने नहीं किया? औरतों के साथ उनका ट्रीटमेंट किस तरह का होता था? देखिए, मैंने बड़े करीब से देखा है तालिबान को। पाकिस्तान में हर वो लोग एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कभी तालिबान को दूर से भी नहीं देखा। मैं तकरीबन 24 साल उस बॉर्डर पे पोस्टेड रहा हूं। 1980 में चला गया था मैं वहां से, और मैं वहां से आया था 2004 में। मेरे जमाने ही मुल्ला उमर जो थे वो उस जमाने में चमन आए थे, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर चमन होता था 88 के अंदर, और वो बहुत परेशान थे कि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि रूस चला गया था, लड़ाई बहुत शदीद हो रही थी, और बहुत परेशान रहते थे कि ये क्या हालात हैं, हम इनको कैसे ठीक करेंगे, और जो मुसलमानों का मामला है वो बहुत तकलीफ दे सूरत हाल। अफगानिस्तान के अंदर 1994 में जब सितंबर में पहली दफा 45 तालिबान इकट्ठे हुए हैं, तो अफगानिस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं थी जो कत्ल खारत से भरी ना हुई। ये सारे के सारे मुजाहिदीन जो थे, ये तो इस्लामिक तशख्खुस का वो सवाल नहीं, इनको मुजाहिदीन हम पाकिस्तानियों ने बड़े तरीके से बनाया था। मैं ऐसे ही होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आ गया वहां से हिजरत करके, अफगानिस्तान में लड़ाई है, हमने उसे कहा हम तुम्हें वापस अफगानिस्तान भेज देंगे, तुम जाकर तस्करा ले आओ किसी तंजीम से। वो जाके हिजब इस्लामी से ले आया या फलाने से ले आया, अब वो उसका मेंबर बन गया, बगैर किसी आइडियोलॉजी के मेंबर बन गया। वो हमने उसको तंजीमें बना दी, एक चार की बन गई, एक हमेशा मसूद की बन गई, फिर असला आ गया, जहाद हो गया, खत्म हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई को जिस तरह उन्होंने सिर्फ 3 माह के अंदर कंसोलिडेट किया, वहां पहुंचे। कम से कम 6 मैं आपको बताऊं 6 वजीर शिया थे बदख्शानी, और मैंने उनके नाम तक लिखे हैं अपने कॉलम्स के अंदर। हजारा जात जो थे उसके साथ सिर्फ हजारों का इन्फ्लुएंस नहीं था, ईरानियों की हिज़्ब वादत और ईरानी स्पोर्ट थ्रू इंडिया वहां पर मौजूद थी, और सब जानते थे वहां पर। उस हजारों के मामले के अंदर अभी जो जिस बात पे हुआ, उसमें सबसे पहला वाकया ये हुआ था कि उन्होंने तालिबान को एक वो मुल्ला होता था, उसने तालिबान को एक बड़े कंटेनर में बंद करके उनको उन्होंने बकायदा उसमें सहरा में छोड़ा था, वो मारे। अब लड़ाई शुरू होगी किसके साथ? इस कैफियत के अंदर उनकी लड़ाई हुई है। उस लड़ाई के अंदर उन्होंने, जिस लड़ाई के अंदर कैफियत होती है, दोनों तरफ होती है, उस लड़ाई में मैं डिफेंड नहीं करता हूं कि उन्होंने, लेकिन बच्चों का कत्लेआम, औरतों का कत्लेआम हुआ। जहां तक औरतों के स्कूलों का ताल्लुक है, 1999 का जो 8 मार्च का वमन डे है, वो काबल यूनिवर्सिटी की औरतों के इलाके के अंदर मनाया गया है। दुनिया पूरी इसकी शाहिद है। यूनेस्को की हेड वहां पर आई है, यूनिसेफ की हेड वहां पर आई है, और उसमें तमाम औरतें वहां पर मौजूद थी। उसके साथ नेगोशिएशन हुई, और उन्होंने कहा कि हम औरतों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जिस तुम पढ़ाना चाहते हो हम नहीं पढ़ाना चाहते। ये सैफुल्लाह कुरैशी को क्यों पकड़ा हुआ था? इसने 200 स्कूल वहां पर औरतों के खोले थे। मोज़म्बिक क्यों पकड़ा हुआ था? वो अपनी बीवी के साथ वहां पर गया हुआ था, वहां स्कूल खोले हुए थे उसने काबिल शहर के अंदर 4। वो कहते हैं हम मखलूत नहीं चाहते, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस किस्म की है। मैं अफगान सोसाइटी को जानता हूं। अफगान जो है वो ताना देता है तसंदा पख्ताना दी मनुसा की, तुम कैसा पठान है का नमाज नहीं पढ़ता। वो ये नहीं कहता कि तुम कैसा मुसलमान है का नमाज नहीं पढ़ता। रिलीजन इज द पार्ट ऑफ कल्चर। वहां हिंदू औरत की शक्ल का बुर्का पहनती है, आपको शायद अंदाजा नहीं इस चीज का। लेकिन सर, पश्तून कल्चर में ये कहा जाता है कि 90% खवातीन जो है ना वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में होती हैं, उनकी शादियां उनकी मर्जी के खिलाफ होती हैं। ये जो मसाइल हैं, इसकी तरफ भी तो तवज्जो करनी चाहिए कि नहीं? ये पश्तूनों का, यही मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या है, हमारे अंदर एक औरत जो है वो कारोकारी होती है, हम मौलवी को बिठाते हैं, मौलवी का क्या ताल्लुक है उसके साथ? ये तो सिंधी कल्चर है। बुलाओ पुलिसों को, बुलाओ उसको, राहुल को बुलाओ, उसको अपना उसको, ये सवारा रस्म है, बुलाओ शाहिद सैयद को, बुलाओ उसको अपना कसमंद वली को, कि बताओ तुम्हारा पश्तून कल्चर क्या कहता है। हम गाली इस्लाम को दे देते हैं।
इस्लाम ने तो सबसे पहले, आप अंदाजा करें, सूरह तकवीर की आयत है जो तो आती जाती हैं कि मैं उसको चांद खत्म कर दूंगा, मैं उसको ये खत्म कर दूंगा, सूरज तबाह कर दूंगा, किस लिए? ये जुल्म को तलब, अल्लाह उस औरत मर्द की तरफ देखेगा नहीं जो औरत को कत्ल करेगा इस बात की कारोबारी में, बल्कि उस बच्ची से पूछेगा कि बताओ तुम किस गुनाह में कत्ल किए गए। हमारे यहां तो तसव्वुर ही और है, हम तो वी आर द रेवोल्यूशनरी अगेंस्ट ऑल दैट क्राइम्स, वी वर द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी इन द वर्ल्ड। जब जिस वक्त पूरी की पूरी औरतें जो थी यूरोप के अंदर और इसका इधर के अंदर अपना बेची जाती थी, ये पूरे इवन मैंड्रिन्स चाइनीज के अंदर और रोमन्स के अंदर जिस वक्त तो फ्लोरा की रेसें होती थी और ग्लैडिएटर्स आते थे और वो औरतों को सरेआम रेप किया करते थे, लोग तालियां बजाया करते, वी वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने औरतों को आजाद किया। हमारी 3000 साल पुरानी तहजीब उठाते हैं और उसका गुनाह मेरे खाते में डालते हैं, क्यों नहीं बुलाते? ये तो मीडिया का गंद है। सर बात यह है कि सिंधी कल्चर को कोई एडमायर नहीं करता, लेकिन पश्तून कल्चर को हमारे यहाँ बहुत एडमायर किया जाता है, कोसार बाकी, अफगान बाकी और ये चीजें। तो सर जो उनकी नेगेटिव चीजें हैं वो भी तो हाईलाइट होनी चाहिए ना। सर आपने अहमद वारसी साहब का मैं कॉलम कोट करना चाह रहा हूँ, उन्होंने 1 मई 2020 को रोजनामा 92 न्यूज में लिखा कि दाइश के बाद औरिया मकबूल जान एक नए दहशतगर्द की हिमायत में आ गए हैं। उन्होंने हिटलर की बरसी पर उसकी तारीफ में एक तफसीली कॉलम लिखा है। तो सर ये दाइश के बारे में आपका नरम गोशा है, हाफिज सईद साहब तो कहते हैं ये यहूदी साजिश है, आप कैसे देखते हैं इनको? और अफगानिस्तान में तो तालिबान को और दाइश के आपस में जो है फसादात हुए हैं और दाइश के लोगों ने तालिबान के लोगों को फांसियां तक दी हैं। मैंने दाइश के बारे में कभी जिंदगी में एक दफा भी नरम गोशा नहीं रखा। मैंने अबू बकर बगदादी की इमरजेंस के ऊपर एक सिर्फ कॉलम लिखा था कि अबू गरीब जेल से उसको निकाल के एक तंजीम बनाई गई। कोई एक फिक्रा मसला समझे कि आप प्रोपेगेंडे में जो आपने किसी और का कॉलम इसलिए कोट करना पड़ गया ना, आपको मेरा कॉलम नहीं कोट करना पड़ा क्योंकि मैंने कोई कॉलम लिखा ही नहीं उनके हक में। मैं बुनियादी तौर समझता हूं कि दाइश इसलिए क्रिएट की गई थी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग इस्लाम के साथ जिहाद के वाले से तल्लक रखा जाते हैं उनको इकट्ठा किया और मारा जाए। आप खुद सोचें कि मूसल फतह करते हैं और 2000 टैंक जो है वहां छोड़ के चले जाते हैं अमेरिका, वहां किस लिए छोड़ के चले जाते हैं? क्या टैंक ऐसी चीज है इसको तबाह किया जा सकता था? ताकि वो दाइश के हाथ में है, ताकि वो एक इस्लामी स्टेट बनाए। 24 मुल्कों से बेचारे, बेल्जियम से, इंग्लैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से मुसलमान उठे, हम वहां पहुंच जाएंगे। बकरियों की तरह मार दिए गए। किसने मारे? अमेरिकन से मारे, रशियन से मारे। मैं वो देर हजूर का इलाका विजिट करके आऊं जहां ये सब कुछ तमाशा बना है और ये पूरा का पूरा इलाका, रक्का का इलाका, दूसरा इलाका जो था, मैंने तो दाइश का कभी सपोर्ट नहीं था, कभी भी नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके एनल्स के अंदर ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि दाइश ने किसको मारा है? सुन्नी मुसलमानों को। सिर्फ सामने करबला, सामने अपना नजफ, सामने सब कुछ था, 20 मील के ऊपर दूर नहीं चले गए। कुछ वजह है, खासतौर पे बनाया गया था क्योंकि वो ट्राइंगल ऐसी थी कि जिस ट्राइंगल ने रेजिस्ट किया था अमेरिकन के सामने। तो मुझे एक मेरा फिक्रा निकाल दे दाइश के हक में या एक मेरी गुफ्तगू निकाल दे, मैं आपका जवाब, किसी दूसरे का कॉलम तो मेरे खाते में मत जड़ेगा। सर उन्होंने आप पे जो तनकीद की तो आपने क्या जवाब दिया उनका? नहीं, मुझे करना, मैं कोई लायबल नहीं जवाब, मैं हर एक बंदे का जवाब देता हूं। क्यों? एक आदमी झूठ बोलता है, मैंने कॉलम भी नहीं पढ़ा, आपने ढूंढ के निकाला, मैं तो कॉलम भी नहीं पढ़ा भाई। अच्छा सर, यजीदी औरतों के साथ जो दाइश ने सलूक किया उसको कैसे देखते हैं आप? और तालिबान साहब जो है म्यूजिक सुनने पे सजा दिया करते थे, आपने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी गजलें तो 16 सिंगर्स ने गाई हैं। सर ये क्या तजाद है? पहली बात तो ये है कि तालिबान के अंदर हर बंदे का अपना एक रवैया है और मेरी गजलें गाई थी जवानी में और मैं जवानी में अच्छे से भी था और मेरी गजलें लिखी हैं, किसी को अच्छी लगती है वो गाए, मैं रोक सकता हूं उसको? अमराल कैफ के अशार जो है सारे दुनिया में लोग पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, चले आ रहे हैं। अब उस जमाने का शेर है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सुना जाते थे शेर जो थे। ये जो कसीदा है साबानत साथ जो है, इसमें कुछ 40 अशार जो है वो जिसको कसीदा बुर्दा कहा जाता है, कुछ 32 अशार जो है फोश हैं और वो क्योंकि ज़ाहिर बात है वो साथ की तारीफें करते हैं तो इसी तरह करते हैं। तो ये बात है, इसकी बुनियाद के ऊपर एक आदमी को ब्लेम करना कि क्योंकि आपकी गजलें जो है वो, मेरी गजल जो है चूंकि नजीरा नूर ने गा ली है तो औरिया मकबूल जान को पढ़ के कोड़े लगाओ, या मेरी गजल जो है वो अगर उसने अपना किसी ड्रामे में आ गया तो मुझे जनाब टिकट भी लगा दो, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। और एक जवानी में आप बंदे बनता है, मैं पैगंबर नहीं हूं ना, मैं क़यामत से पैदा होते पैगंबरी लेके आ रहे। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है म्यूजिक के बारे में, 2-3 चीजों के बारे में बहुत सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए। एक
ब्रेन का एक एक्टिव एलिमेंट डोपामाइन फैक्टर है कि जो म्यूजिक के बाद क्या सूरत हाल पैदा करता है एक इंसानी ज़हन के लिए, और उसको कितना सेल्फिश बनाता है और कितना डिसोसिएट करता है। उसकी पर्सनल सैल्वेशन तो हो जाती है, लेकिन कम्युनिटी के लिए कितना, ये एक बड़ी साइंटिफिक बहस है। लेकिन उसमें भी इस्लाम ने कभी भी इस तरह की सख्ती नहीं की। हमारे सूफिया जो है 1400 साल से दफ बजाते रहे हैं, कवालियां गाते रहे हैं। क्या कभी किसी ने कहा किसी कवाल को कत्ल कर दो? पूरा चिश्ती अहमद जो है, पूरा टर्की जो है, किसी ने कहा इनको ये वाजिबुल कत्ल है? तालिबान के यहां भी बकायदा दफ के साथ सारा कुछ, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। मेरे पास शायद वीडियो कहीं मौजूद हो तो मैं निकाल दूंगा, जहां का तालिबान जो है वो अतन जो है वो खास तौर पे किया करते थे उसके ऊपर। तो ये हमने बना ली हुई है, और इसी को हम छोटे से जो इश्यूज के ऊपर हम बड़े इश्यूज कुर्बान कर देते हैं। अच्छा सर, जमहूरी निजाम के बारे में आपने लिखा कि इससे ज्यादा कोई जाबराना निजाम नहीं, ये अकलियत का दुश्मन निजाम है। तो सर, जमहूरियत से बेहतर निजाम क्या कहीं वजूद में आया है, कहीं है किसी जगह पे? मैं समझता जमहूरियत से बदतर निजाम कोई वजूद में नहीं आया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर ज़ियाउल हक हुकूमत करता है तो आप कहते हैं डिक्टेटर, आप गाली दे देते हैं, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर मुशर्रफ हुकूमत करता है, आप कहते हैं डिक्टेटर है, आपको खड़े हो जाते हैं। जालिम सिंबलाइज कर दिया ना, आपने सिंबल बना दिया। लेकिन अगर 51% वोटर वोट दे के कहता है खबरदार इंडिया के अंदर अगर मुसलमान उठ के खड़े हो जाए, बेशक 49% भी हो, तो आप उसको कहते हैं इट्स ए डेमोक्रेटिक डिसीजन, ये तो अक्सरियत का फैसला है। क्या करें? छोड़ दो, मुल्क छोड़ दो, माकूल रहते हो। ये ऐसा है जो एस्टैब्लिश करता है डेमोक्रेसी, उसको डिक्टेटरशिप को। यह इजराइल है, 25 लाख मुसलमान रहते हैं वहां पर। क्या सोच सकते हैं? मैं साबरा चिचिला कैंप में 70 साल तक, क्या सोच सकते? साबरा चिचिला कैंप में गया हूं, वहां 70 साल के बूढ़े वहां रहते हैं। जब वो 2 साल के थे तो अपने मुल्क से निकाले गए थे, और अगली अगर उनको 150 साल की भी जिंदगी मिल जाए तो कभी अपने मुल्क वापस जाना नहीं का सोच सकते। इसी तरह इंडिया है, क्या मुसलमान इंडिया का जो है इस वक्त 20-25 करोड़ जो भी है, या 14-15% है, वहां भी 16% है, जहां भी कभी सोच सकते हैं? इवन देन आप पता क्या करते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की खराबी पता क्या है? एक सिंपल बंदा उठाते हैं अकलियत में से और साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको वजीर लगा दिया, हमने इसको मेयर लगा दिया, कमाल हो गया। और मेरे नजदीक बदतरीन शख्स वो होता है जो अपनी अकलियत की जो होता है मफादात को बेच के वजीर बनता है। सिंपल है, $6.8 बिलियन पकड़ाते हैं जिमी कार्टर को, तुम मूंगफली के फार्म से उठो और तुमको हम सिंबल करते हैं। तुम, और सिंबल किसका होता है? रॉकफेलर का। सिंबल किसका होता है? बिल गेट्स का। सिंबल किसका होता है? फलाना, जो उसके पास सरमाया लगाते हैं। आज अगर इसको $8 बिलियन ना मिलते जो बाइडेन को, इसका बाप इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। ये तो एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है जो कि जमहूरियत के ऊपर, और निजाम तो हम हमेशा से एडवोकेट में इस्लाम है और कोई नहीं। सर, इस्लाम का निजाम कहीं काबिल अमल है, कहीं है इस वक्त वजूद रखता है? देखिए, आइडियल डेमोक्रेसी भी कहीं नहीं है, आइडियलिज्म कहीं भी नहीं होता। बात नहीं करते सर, आइडियल की तो बात करनी नहीं चाहिए, आइडियल की बात नहीं हम कर रहे। सर, इस वक्त मुझे बताइए कि किस इस्लामिक मुल्क में नॉर्वे से बेहतर निजाम है, स्वीडन से बेहतर निजाम है, या डेनमार्क से बेहतर निजाम है? क्या सऊदी अरब में है, पाकिस्तान में है, ईरान में है, किस मुल्क में है? नॉर्वे का निजाम की हालत यह है कि औरिया मकबूल जान वहां जाने के लिए जाता है तकरीर करने के लिए सैयदना अली हजवेरी की एक उर्स के ऊपर, और पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है और कहता है कि खबरदार इस बंदे को नहीं आने देना, और उसकी म्युनिसिपल कमेटी से उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। उसके बाद वो लोग जो है एक मस्जिद के अंदर उर्स मनाते हैं, और मैं जहां जाता हूं मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है, मेरे पास वीजे का हक हासिल है, और मुझे वो लोग कहते हैं कि सारे लोग जहां इकट्ठे हो गए हैं, वो खातून जिसने एक किताब लिखी थी इस्लाम एक बहुत बड़ा ताउन, वो भी है और लीड कर रहे हैं, तो हमारे लिए मसला बनेगा प्लीज आप ना आए। जिस मुल्क के अंदर आप अपने मेहमान को ना बुला सकें, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने कभी आपका जवाब दे दो सिस्टम जी प्लीज। कार्ल मार्क्स ने जिस वक्त ये शुरू किया था इस निजाम को, तो ये निजाम उन्होंने सोचा था कहीं मुल्क कम्युनिज्म नाफिज हो सकता है कि नहीं हो सकता। 1800 में कुछ में किया, 1917 में नाफिज हुआ। इसका मतलब वो जद्दोजहद छोड़ देते कि नाफिज नहीं हो सकता। उन्होंने जद्दोजहद की, 1917 में उसको नाफिज करके दिखा दिया। एक दूसरा क्या था, इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम 1924 तक मुकम्मल अपनी स्पिरिट के अंदर नाफिज आया, सिवाय इलेक्टोरल सूरत-ए-हाल के। निजाम होता है आपके सिस्टम से, आपके इंस्टीट्यूशन से। क्या मुसलमानों ने अपना इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा।
क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? नहीं बदली। क्या मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम बदल गया? नहीं बदला। क्या मुसलमानों का पेनल कोड बदल गया? नहीं बदला। क्या मुसलमानों का सजाओं का निजाम बदल गया? 1924 तक मुजल्ला अदलिया जो है वो खिलाफत उस्मानिया में नाफिज रहा है। अल्तमश ने 1256 के अंदर आके फिका हनफिया नाफिज की थी और वो नाफिज रही है 1857 तक। सिस्टम रहे हैं, सिस्टम की फेलियर आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि ऊपर ज़ियाउल आ गया तो कल भुट्टो आ गया तो सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान नहीं फेल होता। आज अगर फौज टेक ओवर कर रहे इंडिया के अंदर और वो नरेंद्र मोदी को उठा के वहां जर्नैल आ जाए तो इंडिया फेल नहीं होगा, इंडिया चलता रहेगा। वो बेशक उसको आइन को मुअत्तल करे, कुछ करे, सिस्टम को देखा करे। सिस्टम नाफिज रहा है 14 साल तक। अच्छा सर, ये जो कहा जाता है कि जी खिलाफत राशिदा रही सिर्फ 28-29 साल, उसके बाद इस्लाम का सिस्टम कहीं काबिले अमल नहीं रहा, इसको कैसे देखते हो? खिलाफत उस्मानिया तो बादशाह थी, उसको आप खिलाफत कह रहे हैं। पहली बात है कि इस्लाम में बादशाह कहां लिखा है? इस्लाम में बादशाह नहीं हो सकती। मौलाना मौदूदी की किताब देख लीजिए। मौलाना मौदूदी फौत हो गए। मौलाना मौदूदी का जवाब आप मौलाना मौदूदी देंगे, मैं नहीं देना चाहता। मैं बुनियादी तौर पर ना नहीं बोलो, आप मौलाना मौदूदी का जवाब। मैं मौलाना मौदूदी की खिलाफत वलीद के सख्त बड़ा नाखुश, मौलाना की जमीयत में रहा हूं, मैंने उनके साथ इस पे बात की है। मैंने कहा मुझे बताइए, आपने वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर आपने तराजू लगाया कि जहां जमहूरियत नहीं है वहां इस्लाम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? 30 साल के बाद खत्म हो गया। क्या मुसलमानों का आइन बदल गया? क्या मुसलमानों का पैनल कोड बदल गया? इतनी बड़ी आर्गुमेंट मैंने आपके दी। क्या मुसलमानों ने क्या ईरान के मुताबिक सजाएं देना शुरू कर दी? क्या मुसलमानों ने सूद देना शुरू कर दिया? क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? क्या मुसलमानों ने वहां सेकुलर एजुकेशन शुरू कर दी? सब पे 30 साल के बाद एक प्रोपेगेंडा है कि 30 साल के बाद 30 साल, अगर 30 साल के बाद मुसलमानों की हिस्ट्री निकाल दी जाए, ना अपने बोल सीना रहता है, ना अपने राजी रहता है, ना अपने इल्म रहता है, ना अपने आपका तो तरक्की का दौर इसके बाद का 6 साल का। तो सर मौलाना मौदूदी तो आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज में से हैं। मेरी फेवरेट पर्सनालिटी सिर्फ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी सब उस चश्मे से पानी पीते हैं, उसमें जिसका जितना ज़र्फ होता है उतना पानी पीता है। मैं उतना उसकी इज्जत करता हूं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मौलाना मौदूदी की। और सर आपने जो कहा कि नॉर्वे ने आपको वीजा नहीं दिया, उससे पहले आपने कहा कि हर स्टेट का एक पर्सोना नॉन ग्राटा होता है और उसको हक हासिल है कि वो पर्सोना नॉन ग्राटा रखे। तो सर क्या मुसलमान जो हैं, क्या सऊदी अरेबिया किसी को आने देता है मक्का में, किसी नॉन मुस्लिम को? इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसीलिए मैंने ना नॉर्वे को आइडियल कहा, आपने आइडियल कहा, और ना मैं सऊदी अरब को आइडियल नहीं कहा। मैंने कहा बेहतर तो निजाम है, मैंने आपको साबित कर दिया। इसी तरह मैं सऊदी अरब को भी नहीं कहता। आपको पता है कि सऊदी अरब, मैं अगर आज 2 कॉलम लिखूं तो सऊदी अरब भी, डॉक्टर शाह साहब को सऊदी अरब ने बंद किया हुआ था। क्यों बंद किया हुआ था? सफर अलवानी को क्यों सऊदी अरब ने कैद किया हुआ है? तो मैंने सऊदी अरब जो है, मैं बुनियादी तौर पर इस्लाम के इस बदतरीन डिक्टेटरशिप के निजाम के तौर पर समझता हूं कि इसका इस्लाम से भी कोई तल्लुक नहीं, ना मॉडर्न जमहूरियत से कोई तल्लुक। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन, इसको आप एक जेन्युइन दस्तावेज समझते हैं और पूरी दुनिया में इस पे इत्तेफाक है कि ये एक फॉर्जरी थी। रॉबर्ट फिस्क जैसे बंदे ने, जिसको मुस्लिम दुनिया में बड़ा एडमायर किया जाता था, उसने भी ये कहा कि इट वाज अ प्रोपेगेंडा ट्रैक्ट, एंटी सेमिटिक ट्रैक्ट। आप कैसे देखते हैं इसको? ये मेरे पास एक किताब है, मैं दिखा रहा हूं आपको। जी जी, ये हेनरी फोर्ड की किताब है, द इंटरनेशनल ज्यू। ये 1920 में लिखी गई थी और ये 1920। सर आपको पता है हेनरी फोर्ड वाज अ वेल नोन एंटी सेमिटिक पर्सन। एंटी सेमिटिक उस वक्त तस्वर ही नहीं आया था सरकार, बट ही वाज एंटी सेमिटिक। आज बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसकी किताब बंद क्यों की गई? और उसकी किताब जो आज भी नहीं मिलती, ये बड़ी मुश्किलों से मुझे मिली है। और मैं आप अंदाजा करें कि उस वक्त एक पूरा ताकतवर तबका था जो समझते थे कि ये प्रोटोकॉल है। अच्छा चलो ओके, मैं इसको नहीं मानता हूं, आपकी तरह मैं तय कर लेता हूं कि ज़ायनिज़्म जो है, ये प्रोटोकॉल का जो है, ये प्रोपेगेंडा है। क्या इसराइल का वजूद प्रोपेगेंडा है? क्या इसराइल के अंदर सिर्फ नस्ल की बुनियाद पर नहीं, अफ्रीका में भी यहूदी हो, यूरोप में भी यहूदी हो, इसराइल अपना रूस में भी यहूदी हो, वो सारे इकट्ठे होकर वापस हैं? क्या वो एक प्रोपेगेंडा है? क्या वहां बैठ के एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए जिसको 5-7 बड़ी आलमी ताकतें सपोर्ट करें और वहां पर पुश बैक किया जाए? क्या वो भी एक प्रोपेगेंडा है? क्या वहां पर बैठ के वो जितने लोकल से उनको खत्म किया जाए और ये तस्वर दिया जाए आज भी
क्या वहां पर हम स्टार ऑफ थ्रोन ऑफ डेविड से, क्या ये भी प्रोपेगेंडा है? क्या उसके तहत पूरी इंटरनेशनल पावर जो इसके अंदर, ये भी प्रोपेगेंडा है कि कैसे अमेरिकन को कब्जा किया गया? ये 1000 सफे की किताब है, मीडिया को कैसे कंट्रोल किया गया, इनके सारे पीछे चले जाएं, प्रोटोकॉल निकाल लें, अगर ये साथ साथ रिलेट ना करते हैं तो आप मुझे पकड़ लें। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि एक नस्ल कैसे है? अगर एक ब्लैक कोई जू है अफ्रीका से, उसको लाते हैं वहां पे, एक रशियन है, एक यूरोप से आता है, एक अमेरिका से आ रहा है, तो क्या एक रेस बन जाते हैं वो? यही तो हम कहते हैं कि मुसलमान भी यही कहता है और जू भी यही कहता है कि आप बेशक किसी भी रंग से हो, किसी आदम में तुराब, आप आदम की औलाद हो। वो भी कहते हैं आदम की औलाद में से जो यहूदी है वो एक नस्ल है, हम भी कहते हैं आदम की औलाद से जो मुसलमान है वो एक नस्ल है। अच्छा सर, ये आप समझते हैं कि हमास का जो है एम है कि इसराइल के साथ कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, उसको तबाह करना जरूरी है। डू यू शेयर दैट बिलीफ? मैं देखें, अगर आप गुज़िश्ता 48 से लेके अब तक की सूरत देखें तो बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से, वो जो मान्य जो पे इंटरनेशनल प्रिंसिपल के हिसाब से भी वो बुनियादी तौर पर एक यूजर्फ फोर्स है, कोई और उसका है ही नहीं रास्ता। कहीं से आप मुझे देखे ना, या तो आपका दादा रहता हो, परदादा रहता हो, फला रहता हो, कितने से, तब तो आप तो ठीक है था। हालत तो ये है कि आप माइग्रेशन करवा देते हैं जब सूरत होती है, जब पोलैंड और रशिया और इन सारी चीजों की, वो एक यूजर्फ स्टेट है और वो कायद-ए-आज़म के अल्फाज जो हैं कि इट्स अ बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ द यूरोप, ये उसको उन्होंने बाकायदा एक नाजायज बच्चा जो वहां एस्टैब्लिश किया, उनका अपना स्टैंड है, उनका मुल्क है, दे हैव ऑल द राइट टू से, ये बाद में आके हमारे मुल्क पे काबिज हुए। तो क्या आप इस बात को शेयर करते हैं कि इसराइल को जो है जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और हमास जो है जस्टिफाइड है इन सीकिंग टू डिस्ट्रॉय दिस स्टेट? यहूदी को दुनिया में जिंदा रहने का पूरा हक हासिल है, रियासत को जिंदा रहना, रियासत बाउंड्री होती है। जिस तरह उन्होंने आके नाजायज तरीके से कब्जा किया है अपने, यहां पर उन्होंने एक मरले का प्लॉट लिया है, हम कहते हैं अपने 4 कनाल के प्लॉट में वापस चले जाओ, इज्जत से रहो। सर, ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन भी अंग्रेजों ने कायम किया था 1921 में, और वो पैलेस्टाइन के 79% टेरिटरी पे कायम हुआ। क्या वो भी एक नाजायज बच्चा है इसराइल की तरह? इसराइल को तो यूएन के तहत कयाम हुआ। देखिए, पहली बात तो है कि जॉर्डन में कोई बंदा बाहर से आके नहीं लाया गया, ठीक? इसराइल में जो आए हैं, ये हाशमी जो आए हैं यहाँ पे अरब से आए हैं ना। मैं आपको बताऊं, हाशमी तो एक उन्होंने वहां से शरीफ मक्का को वहां पर एक उसके बेटे को इख्तिदार दिया, हम उसको भी नहीं मानते, हम वो भी एक रिश्वत समझते हैं। इराक में फैसल को दिया, हम उसको भी रिश्वत समझते हैं, अंग्रेज की रिश्वत थी, गद्दारों को मिली, इसका दादा गद्दार था अब्दुल्ला, उसको मिली, तो गद्दार को कौन अप्रिशिएट करता है? तो इसका मतलब है कि उर्दन और इसराइल दोनों नाजायज रियासतें हैं। नहीं, वहां हुक्मरान नाजायज है, यहां तो पूरी अवाम नाजायज है। वो सर कायम तो अंग्रेजों ने किया था ना जॉर्डन। अंग्रेज ने तो सारे मुल्क कायम किए हैं, मैं सबके खिलाफ हूं। अंग्रेज ने तो मिस्र भी कायम किया है, अंग्रेज ने तो सऊदी अरब भी कायम किया है, अंग्रेज ने तो इराक भी कायम किया है, अंग्रेज ने ईरान भी कायम किया है। ये जो 1920 में पासपोर्ट आया भाईजान लीग ऑफ नेशन में, 1924-25 में वाकई वीजा रेगुलेशन आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये चिड़िया घर बनाया हुआ, आप उसमें खुश हैं, बदसी बात है, खुश रहे, वीजे लगवाते रहे, पासपोर्ट बनाते रहे, पासपोर्ट को चूमते रहे, कोई रेड पासपोर्ट है, कोई नीला पासपोर्ट है। सर, ये जो आपका है ना जी, पासपोर्ट 1920 में आया, ये भी फैक्चुअली एक्यूरेट बात नहीं है, किसी भी इंसाइक्लोपीडिया पे देख लीजिए, ये उससे काफी देर पहले आ चुका था। तो सर इसको प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको वेरीफाई कीजिएगा। मैं आप लीग ऑफ नेशंस की उसमें चले जाइएगा, आप यूनाइटेड नेशंस की लाइब्रेरी में चले जाए, आपको मिल जाता है। पहली बात तो यह है कि वो एक वर्टिकली एक कागज होता था, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे प्रॉमिसरी नोट 1694 में आया था बैंक ऑफ इंग्लैंड का, लेकिन वो चेक नहीं बना था, वो नोट नहीं बना था, उसकी नोट को सेंटिटी दी गई थी 1945 में बटन वुड एग्रीमेंट में आके। इसी तरह ये पासपोर्ट टाइप कागज जो था, राहदारी जो थी, ये मुख्तलिफ मुल्कों में दी जाती है। तो जाहिर बात है, आप 120 साल की जंग लड़ेंगे वार रोजिन, तो आपको एक पहचान दोगी, वरना तो गर्दन उड़ा देंगे आपको। आप बहुत टाइम में होता था, इसको सेंटिटी जो मिली है 1920 में हुई जी। तो सर अब क्या किया जाए कि पासपोर्ट्स को फाड़ के फेंक दिया जाए? Why don't Muslim countries say कि जी इसको फाड़ के फेंक दो, पासपोर्ट अन इस्लामिक है? कितने इस्लामिक स्कॉलर्स आपसे मुत्तफिक हैं कि ये जो स्टेट सिस्टम है, नेशन स्टेट का सिस्टम है, पासपोर्ट का सिस्टम है, ये गलत है, अन इस्लामिक है? देखें,
20 के आसपास यूरोपीय यूनियन जो है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर खत्म होने के बाद ये बनी सारी की सारी। आज उन्होंने 3 चीजें तोड़, उन्होंने पहली बात है नोट तो फाड़ के फेंक दिया। मेरा पहचान बुनियाद तो पासपोर्ट नहीं है, मेरा पहचान बुनियाद तो नोट है, इस पर कायदे आज़म की तस्वीर छपती है, वो जब बहरहाल से बाहर जाता हूं तो वो गायब हो जाता है। ये पासपोर्ट एक सब्सिडरी चीज है, क्योंकि ये सारी इकोनॉमिक तकसीम की गई है दुनिया की, ठीक है। 29 मुल्कों ने फाड़ के फेंक दिया वो नोट। आपको कहीं डुशमार्क नजर आता है? आपको कहीं फ्रेंच नजर आता है? कोई अपना उनका फ्रैंक नजर आता है? नजर है नहीं। इटालियन लीरा नजर आता है? नहीं नजर आता। आपको वहां पर यूरो नजर आता है। कितनी आसानी से फाड़ के फेंक दिया। आप भी फेंक सकते हैं, आपको कोई देगा नहीं। जब आप कहते हैं तो टोनी ब्लेयर और बुश कहता है दे वांट द खिलाफा बैक, आपको नहीं फाड़ के फेंकना देंगे। सर मुसलमान मुल्क क्यों नहीं कर देते सर एक करेंसी? किसने मना किया है? मैं आपको अर्ज किया ना कि मसला यह है कि मुसलमान मुल्कों के ऊपर 57 कंट्रीज के ऊपर 99.9 बल्कि 100% सेकुलर लिबरल हुक्मरान है। आप क्या समझते हैं इमरान खान एक रिलीजियस आदमी है? इमरान खान के लाइफस्टाइल में टोनी ब्लेयर के लाइफस्टाइल में क्या फर्क है? बेनजीर की लाइफस्टाइल में और अपना जो एंजेला मर्केल के लाइफस्टाइल में क्या फर्क है? इस तरह एक बादशाह के अपना किंग अब्दुल्ला के लाइफस्टाइल में और जनरल फ्रैंको के लाइफस्टाइल में क्या फर्क है? ये हेल सलासी के लाइफस्टाइल का, दे आर ऑल सेकुलर डिक्टेटर। उनके हाथ में हमारी किस्मत है, वो जो मर्जी करते जा रहे हैं। सर इस तरह तो कायदे आजम के लाइफस्टाइल में भी कोई फर्क नहीं था, वो तो ज्यादा वेस्टर्नाइज थे इमरान खान से और ज़ियाउल हक से और भुट्टो से। एग्जैक्टली लेकिन कायदे आज़म की सबसे बड़ी बात यह थी कि कायदे आज़म जो था उस वक्त उस बंदे ने एक आइडियोलॉजिकल बिल्टअप किया था और उसने कहा था कि हम ये, और इसीलिए तो नेशनल स्टेट की उस सारी थ्योरी के अंदर हम फंस के हुए थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी ही वांटेड, देखिए जितना बड़ा कंडेमनेशन कायदे आज़म की थी कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज क्रिएटेड सच अ मेस दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट। ये बड़ी जो सूद के खिलाफ उनकी तकरीरें हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बाद, मुझे लाइफस्टाइल से ज्यादा उस लाइफस्टाइल की बेस पे आइडियोलॉजी, बेनजीर की आइडियोलॉजी भी उसकी ताबे थी। असल में लाइफस्टाइल मुझे कोई, मैं पैंट पहनता हूं, मैं कोट पहनता हूं, मैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल में जिंदगी गुजारता हूं, मैं पूरी जिंदगी सिविल सर्विस में गुजारी है, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी उसकी ताबे रही है। इनकी तो आइडियोलॉजी भी ताबे हो गई है उनकी। सर कायदे आजम ने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम खुद नाफिज क्यों ना किया? उन्होंने एक तकरीर की चिटागांग में कि इस्लामिक सोशलिज्म होना चाहिए, मैं आपके हक में हूं कि इस्लामिक सोशलिज्म होना चाहिए, तो उन्होंने इस्लाम और सोशलिज्म को मिला क्यों दिया? हमारे लोग तो कहते हैं कि इस्लाम और सोशलिज्म बिल्कुल मुतजाद सिस्टम है, इनको मिलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने नारा लगाया था ना 70s में, ये उन्हीं से पूछिएगा, वो मुफ्ती महमूद साहब और गुलाम साहब साहब। इस्लामिक बेसिकली सोशलिज्म जो है उसका एक मीनिंग आप निकाल लें। इस्लामिक सोशल जस्टिस वैसे कायदे आज़म ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्लामिक सोशलिज्म नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो तब हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इस्लाम के ताबे कोई भी सिस्टम अगर मौजूद है, मतलब मैं कम्युनिज्म के इसका बहुत हामी हूं। सब 75 साल पूरे कम्युनिस्ट सियासत में सूद नहीं रहा। उन्होंने बकायदा बाहर से डॉलर खरीदते थे, सोना खरीद के पेमेंट करते थे, उनकी बैंकिंग सिस्टम ही नहीं था। आइए अप्रिशिएट, कमाल करके साबित करके दे दिया उन्होंने कि सूद के बगैर दुनिया गुजारी जाती है, जिंदगी गुजारी जाती है, मुल्क चलाया जा सकता है। तो कायदे आज़म को आप मुझे ये बताइए, 1 जुलाई को शख्स बीमार हुआ है, ठीक है, और 14 अगस्त वो बंदा 11 महीने इस मुल्क के अंदर रहा है। 300 साल लगे हैं, 300 साल मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम को नाफिज करने के लिए। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर आया है और 4 जुलाई 1945 को 400 साल तकरीबन लगे हैं। आप कायदे से 11 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं वो सिस्टम नाफिज कर देगा? सर उन्होंने तहरीक पाकिस्तान 40 में शुरू कर दी थी, 1940 में। कितना होमवर्क उन्होंने किया? क्या 7 साल में भी ये नहीं हो सकता था कि जी ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होगा, और वो एक ब्लूप्रिंट दे जाते? और सर सोशलिज्म की बात उन्होंने की, चिटागांग की तकरीर प्लीज देख लीजिए, एग्जैक्टली टॉक्ड ऑफ इस्लामिक सोशलिज्म। ठीक, मुझे अच्छा लगता है, लफ्ज़ अच्छा लगता है, आई बिलीव इन इट कि सोशलिज्म बुनियाद पर इस्लाम के ताबे जो सोशलिज्म, ये बिल्कुल ऐसी है कि इस्लामिक कोई क्या कह सकता है, कैफे कह दें या इस्लामिक आप जो है कल्चर सेंटर कह दें, उससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन सर मुफ्ती तकी उस्मानी ये कहते हैं कि इस्लाम मुख्तलिफ सिस्टम है, सोशलिज्म मुख्तलिफ सिस्टम है, और ये जो बंदा इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करता है उसे ना सोशलिज्म का पता है ना इस्लाम का पता है। एक तो मुझे ये अच्छा अजीब लग रहा है कि आप मुफ्ती तकी उस्मानी का जवाब भी मुझसे लेना चाहते हैं, मौलाना मौदूदी का जवाब भी मुझसे लेना चाहते हैं, उसके बाद शेख अहमद सरंदी का जवाब भी देना चाहें। एक आदमी के अंदर आपने सारा कुछ डाल दिया। मैं अपना जवाब देने को तैयार हूं। सर आप एक इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हैं,
اگر اسلامک جو اسکالرز ہیں ان کا جواب آپ سے نہ لیں تو ہم کس سے لیں پھر؟ دیکھیں لینن کا جواب ٹراٹسکی سے نہیں لیا جا سکتا, ٹراٹسکی کا جواب لینن سے نہیں لیا جا سکتا. سر آج اگر میں کسی موزتم کا جواب آپ نہیں لے سکتے ڈن جابنگ سے یا اس کے آج کی پارٹی سے. ہر بندے کے سر میں آج اگر کسی کمیونسٹ لیڈر کا انٹرویو کروں گا تو اس سے میں ٹراٹسکی کا بھی جواب لوں گا, لینن کا بھی اور ماؤ کا بھی. سر پہلی بات ہے کہ اگر مولانا تقی اسماعیل صاحب کہتے ہیں تو میرا کمنٹ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہوگا. میں ایسا نہیں سمجھتا. ایک اسلام کے زیر سایہ ایک سوشلزم کی صورتحال ہو سکتی ہے. میرے بزرگ ہیں, میرے ان کے ساتھ سود کے معاملے میں کئی دفعہ میری بحث ہوئی ہے اور آخر میں انہوں نے گفتگو میں انہوں نے بہت حد تک کہا ہے کہ آپ بہت حد تک عظیم تر صورتحال ان کا اپنا, میں ان کے پورے سود کے سسٹم کے بالکل اگینسٹ ہوں. تقی اسماعیل بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے, طاقت دے. لیکن اصل مسئلہ یہ آپ نے یہ بتایا نا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اس وقت دیکھیں ایک بہت بڑی جو کانسپریسی ہوئی تھی یہ پنجاب کی لاہور کے سیکریٹریٹ کے ساتھ علامہ محمد اسد کا جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک انسٹرکشن تھا انہوں نے باقاعدہ 7 مہینے کے اندر یہ سب کچھ تیار کر لیا تھا جس میں آگ لگائی گئی تھی. میں نے باقاعدہ ان کے لوگوں سے جنہوں نے آگ لگتے ہوئے دیکھا وہ انٹرویو کیا, پھر علامہ اسد کا میں نے خود ملاقات کر کے انٹرویو کیا, پھر وہ سارے کا سارا ان کا جو کام جو ہے میں نے بڑی مشکلوں سے آرکائیو میں سے ان کا کام کسی حد تک ریکارڈ کیا. وہ دیور سیریس رہا. مسئلہ یہ تھا کہ 100 سال میں آپ نے پورا پیٹرن بدل دیا ہوا تھا سسٹم کا. آپ نے اینگلو سیکسن لا لے کے آگے ہوئے تھے, آپ نے بینکنگ سسٹم پریکٹس کر لیا شروع کر دیا تھا. لوگوں کو 100 سال سے عادت ہو گئی ہوئی تھی تھانے کی, کچہری کی, بینک کی, دوسری چیزوں کی. اس کو بدلنا آسان کام نہیں ہوتا, یہ دیر لگتی ہے. وہ کہتا تھا کام شروع کر دیا تھا, 11 مہینے کے بعد واپس پیچھے کون رہ گیا؟ اوریا مقبول جان کے بڑے سیکولر بیوروکریسی, ٹھیک ہے, اپنا قمر جاوید باجوہ کے بڑے سیکولر فوج, فیروز خان نون جیسے لوگ سیکولر جن کے بڑے بزرگ جو تھے وہ مجسٹریٹ لگے ہوتے تھے اس کے اپنا کیا نام ہے انگریزوں کے اور آنریری کیپٹن, یہ لوگ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات. سر لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین اور اس طرح کے جو نشتر صاحب جیسے لوگ تھے وہ تو سیکولر نہیں تھے نا سر. سر علامہ اسد کی آپ نے بات کی, میں نے سر علامہ اسد کا کافی مطالعہ کیا, ان پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اور وہ ممدوٹ صاحب کا انیشیٹو تھا اور جو ہی ممدوٹ صاحب علیحدہ ہوئے تو ان کا محکمہ بھی ختم کر دیا گیا اور کراچی کے جو تھا سیکریٹریٹ وہ خوش نہیں تھے علامہ اسد کے کام سے. اس کے بعد آپ کو پتا کہ ریزائن بھی کرنا پڑا. علامہ اسد نے بایوگرافی ڈیزائن نہیں کرنا پڑتا. علامہ اسد نے اپنی بایوگرافی میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح میں ظفر اللہ کے پاس ملنے گیا, قائد اعظم انتقال کر چکے ہوئے تھے, میں وہ سارا سسٹم وہاں لے کے گیا اور انہوں نے مجھے ایک بہانہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں وہاں پر سفیر لگا دیتے ہیں, ہمیں ایک عربی کا سفیر چاہیے. تو علامہ اسد نے ان کی بات مان لی, شریفانہ شریف آدمی تھے کہ میں چلا جاتا ہوں. وہ وہاں پر انہوں نے ایک باقاعدہ کہا کہ میں پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر کروں گا. اس وقت تک پاکستان میں پاسپورٹ نہیں بناتا, ہم برٹش پاسپورٹ سفر کرتے تھے. تو پہلا پاسپورٹ ان کو ایشو ہوا. جب وہ وہاں پہنچے سعودی عرب میں تعلقات عرب دنیا کے ساتھ سوار کرنے کے لیے, اس کے 4 دن کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی اور پھر ان کو باقاعدہ پطرس بخاری کے زیر اثر رکھا گیا. پطرس بخاری ان کے ہیڈ تھے, بڑا نام ہے. کہتے مجھے اتنا تنگ کرتے تھے شخص تھے جس کی حساب ہی نہیں. انہوں نے ایک بیوی تھی پالا حمید, انہوں نے مسلمان ہو کر شادی کرنے کی اجازت مانگی. پھر شادی کرنے کی جب اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ تم ایک ریزائن بھی لکھ کے دو مجھے کہ جب اگر میری شادی اگر مجھے اجازت نہ ملی تو میں فورن آفس چھوڑ دوں گا. اس کی درخواست فورن آفس پہنچی. سر ظفر اللہ جو تھا اس وقت وزیر خارجہ تھا, اس درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا کہ تم شادی نہیں کر سکتے اس سے خاتون سے, اور ساتھ ان کی نوکری بھی چلے گی. نکالا کسی سازش سے نکالا گیا. سر یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مولانا مودودی نے ان کے خلاف باتیں کی کہ وہ بھی لبرلز کے زیر اثر آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی عربی بیوی کو چھوڑ کے ایک ماڈرن عورت سے شادی کر لی. ان کی کتابوں پہ رابطہ عالم اسلامی نے بین لگا دیا, سعودی عرب نے بین لگا دیا اور وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ ذرا سی بات بھی یہ علماء اختلافی بات برداشت نہیں کرتے. انہوں نے اسلام کو چھوئی موئی پا دیا ہے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ اس میں تو سید قطب کی کتابوں پہ بھی بین ہے سعودی عرب میں, مولانا مودودی کی کافی کتابوں میں بیان ہے. سر مودودی صاحب نے کرٹیسزم کیا علامہ اسد. نہیں, مودودی صاحب کی کتاب ہے, مودودی صاحب کا میں نے کرٹیسزم پڑھا ہے. وہ اس طرح کا کرٹیسزم ہر بندے کو انٹرپریٹیشن کی بنیاد کے اوپر کرٹیسزم کا پورا حق حاصل ہے. لیکن کیا وہ اسلام کے بنیادی اینلز کے خلاف کرٹیسزم کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک قسم کا متاثر ہو گئے تھے, لیکن نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور ایک بندہ یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے, ربائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے آ کے اسلام کو, اور فلسطین میں اسلام قبول کرتا ہے. اس بندے نے جو ربائی کپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زائنزم, اسد کہتا ہے کہ زائنزم یہاں پر آ رہا ہے اور میں یہاں پر, اور کون تھا اس کے ساتھ اس کا روم میٹ؟
फ्राइड का बेटा, फ्राइड का अपना भांजा, फ्राइड का भांजा उसका रूममेट था, ये उसको बहुत बड़ा जो साइकोलॉजिस्ट भी और उसके साथ उनके योद्धाओं का बात, उसने कहा कि मेरे से लड़ाई हो गई है, हुस्मत से ज्यादा गवाही कौन? तो अपनी छोटी छोटी इंटरप्रिटेशन की गलती होती है। मैं मौलाना मौदूदी के खिलाफ तो मौलूद को नहीं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौलाना मौदूदी की इज्जत कम होगी मेरे दिल में। लेकिन सर बात यही है ना कि हमारे उलमा जरा जरा सी बात पे वो इतना बिगड़ जाते हैं कि वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो सर मैं बहुत ममनून हूँ, आपने बहुत टाइम दिया मुझे, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।